नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। संसद का 5 दिनों का विशेष सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है। इसमें संसदीय इतिहास के 75 वर्षों पर चर्चा के साथ ही 5 बिलों को भी लाने की तैयारी में सरकार है। हालांकि इनमें कोई नया बिल नहीं है, इसीलिए विपक्ष को लग रहा है कि सरकार पर्दे के पीछे कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। विपक्ष का अंदाजा है कि इस चुनावी साल में सरकार कोई बड़ा धमाका कर सकती है और इसीलिए यह विशेष सत्र बुलाया गया है। ऐसे कम ही मौके आए हैं जब संसद का विशेष सत्र बुलाया गया हो, इसीलिए इस विशेष सत्र को लेकर कौतूहल ज्यादा है। यह सत्र मौजूदा संसद भवन में शुरू होगा और उसके बाद नए संसद भवन में आयोजित किया जाएगा। इसमें क्या क्या खास बातें रहेंगी, इस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि नए संसद भवन में 17 तारीख को सुबह 9:30 बजे गज द्वार के सामने तिरंगा फहराया जाएगा। वहीं 18 सितंबर को यानी सोमवार को पुराने संसद भवन में सत्र की शुरुआत की जाएगी। 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी पर नए संसद भवन में इसको शिफ्ट किया जाएगा सत्र को। और विशेष सत्र में शून्यकाल, प्रश्नकाल नहीं होगा, यह भी बता दिया गया है। प्राइवेट मेंबर बिजनेस भी इस दौरान 5 दिनों में नहीं होगा। 75 साल के संसदीय इतिहास के ऊपर चर्चा की जाएगी। क्या उपलब्धियां रही हैं, इन सब के ऊपर बातचीत होगी। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग और G20 के सफल आयोजन पर भी चर्चा संभव है। विपक्ष का कहना है कि सरकार पर्दे के पीछे से चौंकाने की तैयारी में है, इसलिए विपक्ष चाहती है कि सरकार एजेंडा बताए। और 17 तारीख को जो सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, माना जा रहा है उसमें विपक्ष साफ तौर पर पूछेगा कि क्या आप कोई बड़ा बिल इसमें लाना चाहते हैं या नहीं। इस बीच बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दी है। सत्र के 5 दिन दोनों सदनों में मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है। वहीं सरकार ने भी सभी मंत्रियों को पूरे समय 5 दिन दोनों सदनों में मौजूद रहने को कहा है। अपने अपने सदन में पूरे समय मंत्री बैठेंगे, ये निर्देश भी दिया गया है। कुछ खासियत है नई संसद की जिनके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन चूंकि सत्र आ रहा है इसलिए एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं कि जो नई संसद है वो पेपरलेस होगी। हर सांसद के आगे टैबलेट होगी और उसी में उनका एजेंडा और सारी जानकारी दी जाएगी। कोई भी कागज सांसदों को नहीं दिया जाएगा। सांसद का समय खत्म होते ही माइक अपने आप बंद हो जाएगा, ये व्यवस्था भी की गई है। और जो आसन है सभापति का, उसके आगे का जो वेल होता है उसको छोटा बनाया गया और इसी कारण हंगामे की गुंजाइश कम रहेगी, क्योंकि वहां पर जगह ज्यादा नहीं है। इस बात का खास तौर से ध्यान रखा गया है कि जो बार बार सांसद इकट्ठा हो जाते हैं आसन के सामने, उसकी गुंजाइश अब नए संसद भवन में कम होगी। और पूरे नए संसद भवन में बायोमेट्रिक सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। जहां तक मीडिया का प्रश्न है, प्रवेश को पिछली बार की तरह नियंत्रित किया गया है, ज्यादा संख्या में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। और जब नए संसद भवन के कवरेज की बात होगी तो उनके पास के ऊपर NPB न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का ठप्पा मीडिया के पास के ऊपर लगा दिया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार के एजेंडे में 5 बिल है और सबसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद बिल जिसको कहा जा रहा है वो है मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्तें तथा कार्यकाल विधेयक। इसको 10 अगस्त को राज्यसभा में पेश किया जा चुका है मानसून सत्र के दौरान। और इनकी नियुक्ति जो है उसकी चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और एक कैबिनेट मंत्री को रखा गया है। पहले चयन समिति में कैबिनेट मंत्री की जगह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को रखा गया था। विपक्ष कह रहा है कि इस फैसले में सरकार की चलेगी और इसीलिए वो इसका विरोध कर रहा है। साथ ही दूसरी आपत्ति यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को सुप्रीम कोर्ट के जज की बजाय कैबिनेट सचिव का दर्जा देने की बात है, इसका भी विरोध किया जा रहा है। चुनाव संबंधी मामलों में कैबिनेट सचिव और अन्य सचिवों को सम्मन करने की आयोग की शक्ति पर इससे प्रतिकूल असर पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो दर्जा उनका है वो कैबिनेट सचिव के बराबर करने की बात कही गई है। एक और जो प्रावधान जिसका विरोध हो रहा है वो है कि सर्च समिति के सुझाए नामों से अलग भी ये चयन समिति नाम तय कर सकती है, तो इसका भी इसलिए विरोध किया जा रहा है। तो देखने की बात होगी कि विशेष सत्र में जब इस बिल को लाया जाता है तो विपक्ष क्या करता है। इसके अलावा प्रेस और पत्रिकाओं का पंजीकरण बिल, ये भी एक बिल सरकार के एजेंडे में है। इसमें पंजीयन को आसान बनाया गया है, हालांकि इसका भी विरोध हुआ है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने इसके कुछ प्रावधानों पर आपत्ति की है। पहले पंजीयन रद्द करने का अधिकार केवल डीएम को था, अब प्रेस रजिस्ट्रार जनरल भी पंजीयन रद्द या निलंबित कर सकता है, तो इसलिए इसका भी कुछ तबकों में विरोध किया जा रहा है इस बिल का। सरकार के एजेंडे में जो दूसरे बिल हैं वो भी देख लेते हैं। अधिवक्ता संशोधन विधेयक, एडवोकेट अमेंडमेंट बिल इसको कहा जा रहा है। कानून की पढ़ाई और साथ ही जो प्रशासन है इसमें परिवर्तन का प्रावधान इस बिल में किया गया है। और साथ ही डाकघर विधेयक भी है जो पोस्ट ऑफिस के आकस्मिक सेवाओं का विशेषाधिकार खत्म करता है। पत्र भेजने, प्राप्त करने
और वितरित करना जैसा विशेषाधिकार देता है। और डाकघर के वरिष्ठ अधिकारियों को जो आपात स्थिति में विशेष अधिकार है वो भी मिलते हैं। और सुरक्षा के लिहाज से किसी भी शिपमेंट को खोलने, देखने, रोकने और नष्ट करने का अधिकार भी देता है। तो ये सारा सरकार का एजेंडा है, तो इसी पर नजर तो रहेगी। लेकिन ये भी सवाल जो विपक्ष उठा रहा है कि क्या सरकार चुनावी साल में कोई बड़ा धमाका कर सकती है, इसलिए ये विशेष सत्र काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। संजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर चर्चा करने के लिए। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। क्या आपको भी लगता है विपक्ष की तरह कि कोई बड़ा धमाका हो सकता है, क्योंकि ये जो बिल हैं ये तो वैसे बिल हैं जो शीत सत्र उसमें भी आ सकते थे, उसमें भी पारित कराए जा सकते थे। अखिलेश, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, विपक्ष की संतुष्टि तो बड़ी मुश्किल चीज है। जो मुझे लगता है कि जैसा आपने बताया कि 17 तारीख को वहां झंडा फहराया जाएगा, 17 तारीख को दो और भी बड़ी चीजें होनी है जो मुझे जानकारी है। एक आयुष्मान भव का कार्यक्रम जो राष्ट्रपति के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, और दूसरा जो पीएम ने 15 अगस्त को कहा था, विश्वकर्मा योजना, तो विभिन्न तबके के जो स्किल्ड लोग हैं, जिसमें लोग उसको, हालांकि एक पॉलिटिकल टर्न भी काफी लोगों ने दिया, लेकिन बहुतायत लोगों को, जो उस तरह के स्किल सेट वाले लोग हैं, उनके लिए काफी बेनिफिशियल होगा, गांव में, कस्बों में, छोटे शहरों में और बाकी चीजों। मुझे लगता है कि ये 75, उसमें जो ऊपर जो लिखा हुआ उस पर कम चर्चा हो रही है, जिसमें ये कहा गया कि 75 साल जो है संविधान सभा के, उसके जो क्या उपलब्धियां हुई हैं, क्या आगे उससे निकल करके आया है और उसके अचीवमेंट्स और आगे का रास्ता क्या है। मुझे जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बैठेगी तो ये मैं नहीं कह सकता क्या होगा, लेकिन ये संभव है कि देखिए, पहला दिन तो पुराने संसद भवन में है, दूसरे दिन आधे दिन के बाद नए भवन में आना है, तो ये पहले 2 दिन तो आप निकाल दीजिए, या पुराने संसद भवन में ये चर्चा होगी, क्योंकि वहीं पे संविधान सभा बनी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और वहीं पे सब कुछ हुआ तो था। 20, तो 21 वहां और से 22 लेकर 3 दिन काफी महत्वपूर्ण रहेंगे संजय जी, विधेयक के हिसाब से कि उन 3 दिनों में क्या होता है। बिल्कुल। तो ये जब आएंगे तो मान लीजिए कि फिर आपका बच जाता है 21, 22 और 23 का 3 दिन का जो वो है। 3 दिन में जो चीज जिन चीजों पे काफी ज्यादा चर्चा हुई, वो था वन नेशन वन पोल, जिसमें वो मुंबई अधिवेशन से जो विपक्षी अलायंस वाले लोग हैं तब से शोर मचाने लगे। जब राष्ट्रपति जी का वो निमंत्रण गया डिनर वाला, मतलब बैंक्वेट का, उन्होंने जो हमारे अतिथि थे तमाम फॉरेन डिग्नेटरीज और बाकी लोग हमारे यहाँ के भारत पे, तो उस पर चर्चा होगी कि ये संविधान संशोधन इस विशेष उसमें करेंगे। फिर कोई और भी उसमें लेकर के चले आए, मतलब तरह तरह के स्पेकुलेशन ये है कि बुलाए हैं तो जरूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा ही। तो मुझे लगता लेकिन है संजय जी, दिलचस्प बात है कि सरकार की ओर से तो कोई खुलासा किया ही नहीं गया। ये सारी जो अटकलें मीडिया में लग रही थी, विपक्ष तो उसी हिसाब से रिएक्ट करता गया कि वन नेशन वन पोल होगा, इसका बिल आएगा, आरक्षण का बिल आएगा, ये होगा वो होगा, उसी हिसाब से रिएक्शन आता गया। सरकार ने तो अभी तक अपने पत्ते खोले ही नहीं है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। सरकार ने अब बता दिया कि ये है। अब चर्चा ये हो रही कि ये इसमें जो नहीं है वो क्या आ सकता है। ये तो था कि पता ही नहीं था कि एजेंडा क्या है, तब तमाम तरह के स्पेकुलेशन हुए। अब देखिए, जब आप ये स्पेकुलेशन इस तरह का करते हैं तो उसमें अपनी घबराहट भी लोग बताते जा रहे थे। ये नीतीश कुमार जी ने कहा कि पहले चुनाव हो जाएगा, इसलिए भी हो जाएगा, विदाउट अप्लाइंग माइंड की, ये सोचने के बगैर कि इसमें कितनी लॉजिस्टिक इन्वॉल्व, कितने सारे संविधान संशोधन उसमें इन्वॉल्व होंगे, क्या टाइम स्पैन उसमें लगेगा, कितने स्टेट्स की सहमति चाहिए। और नहीं, राजनीतिक तौर पर भी देखा संजय जी, तो जनवरी में राम मंदिर का जो उद्घाटन होना है, क्या उससे पहले सरकार चाहेगी कि चुनाव हो जाए? एक दूसरी चीज और भी कहता हूँ कि मोदी सरकार को जितना आपकी सरकार और राजनीति काफी समय से कवर कर रहे हैं, इतना मैं भी समझता हूँ भी ये लंबा रेस दौड़ते हैं, और पहले का रेस भी ये तेज दौड़ते हैं, लेकिन लास्ट में ये पूरी जान लगाते हैं, किसी भी दाव को लगाना चाहिए। उसी तरह अगर यहाँ देखें तो बाद के जो महीने काउंट होंगे या वीक्स काउंट होंगे, उसमें ये अपनी गति, जो काम करने की गति है, जो ये योजनाओं के कार्यान्वयन की गति है, उसको ये काफी तेज करेंगे। एक बार 2004 में बीजेपी ये गलती कर चुकी है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, जिसमें उन्होंने चुनाव को प्रीपोन करवाया था। चुनाव आप प्रीपोन करवाएंगे तो आपको बताना होगा कि हम चुनाव में क्यों आ रहे हैं, मतलब ये जबरदस्ती का आप एक टॉकिंग पॉइंट बनाते हैं ना कि हम क्यों आ रहे हैं, और मुश्किल होता है कन्विंस करना। तो ये मतलब उन लोगों का है कि वो डर गए हैं, घबरा गए हैं, इसलिए वो पहले जा रहे हैं। और बताइए, अब से 20-25 दिन के बाद तो घोषणा हो जाएगी वो 5 राज्यों के चुनाव की। मुझे लगता है कि यही टाइम स्पैन होगा, 15-20 दिन के बाद किसी भी दिन घोषणा हो जाएगी। तो इसलिए ये वाला जो है, ये जो खुद वो सस्पेंस बना रहे हैं कि नहीं होगा। अच्छा, जब नहीं होगा तो उसके बाद भी एक अलग चीज हो जाएगी। इस बीच में सोनिया गांधी ने कोई अलग चिट्ठी लिख दी।
ऑल इन ऑल जो लोग थोड़ी राजनीति समझते हैं, और एक चीज जरूर है, हमारे देश के लोग राजनीति के बारे में बहुत जागरूक हैं। तब हर जगह यहाँ बैठ करके भले आपको चाहे जो जी लगता संजय हो जी। कि इन्होंने ये कह दिया और ये समझ गए, उनकी अपनी जागरूकता बहुत है। तो इसलिए, और जितना हम लोग समझ पाए हैं, हाँ एक चीज जरूर है कि मोदी सरकार की एक बड़ी खासियत रही है सरप्राइज करने। बिल्कुल यही सरप्राइज में अभी बात है। तक हमने देखा था राष्ट्रपति का चुनाव, हमने इसीलिए पूछा भी था चुनाव। कार्यक्रम की शुरुआत में संजय जी कि क्या सरप्राइज होगा और क्या धमाका होगा या नहीं होगा, ये देखने की बात होगी। लेकिन ये जरूर है कि सस्पेंस बना हुआ है इस विशेष सत्र को लेकर अब भी। तो अगले सप्ताह तस्वीर साफ होगी कि क्या सरकार की मंशा है, सत्र क्यों बुलाया गया है, सारा एजेंडा तभी सामने आएगा। बहरहाल संजय जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हॉट टॉपिक में वक्त एक ब्रेक का। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करके हलचल मचा दी है। कल पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे में सरकारी कार्यक्रम में मंच साझा करते हुए सिंहदेव ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ कभी भेदभाव नहीं किया। उनके इस बयान ने बीजेपी को कांग्रेस को घेरने का मौका दे दिया है, क्योंकि कांग्रेस केंद्र सरकार पर लगातार भेदभाव के आरोप लगाती आई है। आज आप देने आए हैं, बहुत सारी चीजें देते रहे हैं, दे रहे हैं और भविष्य में भी मिलती रहेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। ये कहने से भी नहीं चूकना चाहूंगा कि मेरे अनुभव में मैंने भेदभाव महसूस नहीं किया। राज्य से हम लोगों ने अगर काम किया और मांगा तो बतौर हक, बतौर एक साथी केंद्र सरकार की ओर से कभी हाथ तंग नहीं रहे। और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में इस देश को, इस प्रदेश को मिलकर अपनी संघीय ढांचे की व्यवस्था में निरंतर हम आगे बढ़ाते रहेंगे। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।